हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और क्यों इनकी जरूरत है डेमोक्रेसी में, और कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से चलाने के लिए। इन सब के बारे में आज के इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पॉलिटिकल पार्टी, आप अगर देखें, अगर आप हमारे देश के किसी भी पेरिफेरल एरिया में चले जाते हैं, विलेज में चले जाते हैं, तो वहां चाहे लोगों को मिनिस्टर्स के बारे में ना पता हो, हमारी गवर्नमेंट किस तरह से चलती है नहीं पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है हमारा, इसके बारे में नहीं पता हो, लेकिन वहां के लोगों को पार्टीज के बारे में जरूर पता होगा। हमारे देश में जो नेशनल पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनके बारे में जरूर, आम आदमी पार्टी, इनकी नॉलेज उन्हें जरूर होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है एक पॉलिटिकल पार्टी की। वो सारी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको एक आम जनता तक पहुंचाने का एक सीधा और सरल माध्यम है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन किया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका जो मेन काम है वो है इलेक्शन लड़ना और पॉलिसीज को बनाना। इनका काम होता है इलेक्शन लड़ना और गवर्नमेंट बनाना, और फिर गवर्नमेंट बनाने के बाद पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना। So political party is a group which contest election and form the government, and later on it formulate various policies. Fine. अब political party में क्या क्या component होते हैं? एक तो होता है political party में तीन important component होते हैं. One is the leader of the party, जो आप एक तरह से कहें फेस ऑफ द पार्टी होता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे उस पर्टिकुलर पार्टी को जाना जाता है। अगर आप कांग्रेस की कहेंगे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस, वो फेस है कांग्रेस का, तो दैट इज लीडर। देन कम्स द एक्टिव मेंबर्स, जो उस पर्टिकुलर पार्टीज की पॉलिसीज को, उनकी आइडियल्स को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसे प्रमोट करने में, लोगों तक उस पर्टिकुलर पार्टी को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। देन कम्स द फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलोअर्स में आम जनता भी आ जाती है। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज अ लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले तो आ जाता है बिकॉज इट हेल्प अस, इट कंटेक्स्ट इलेक्शन ना, वो इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे देश में पाई जाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर पर्सन जो है सब मिलकर अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए। इसीलिए जो इजी वे आउट है टू फॉर्म गवर्नमेंट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन खड़े करता है, कौन उन्हें लाता है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करती हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं जब हम उन्हें वोट देते हैं, एंड देन द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। और कैंडिडेट्स को चुनने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे हमारे देश में मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को नियुक्त करती हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पे जो पर्टिकुलर पार्टीज के फॉलोअर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो सपोर्टर्स होते हैं पर्टिकुलर पार्टीज के, वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट कम्स द इट फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब पॉलिसी, आप देखिए पूरा देश है, हर एक पर्सन की नीड, डिमांड, वैल्यू अलग हो सकती है। अब उन सब के बेसिस पे लॉ बनाना इज नॉट पॉसिबल। सो पॉलिटिकल पार्टी उनको आप एक तरह से कहें लिमिटेड वे में प्रेजेंट करती हैं कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किस चीज की इंपॉर्टेंस है। आप कहें तो फार्मर्स को फ्री इरिगेशन चाहिए, उनको सीड्स फ्री चाहिए। आप स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें काम चाहिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आप अगर विमेंस की बात करें तो उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हर एक सेक्शन, हर एक सेक्टर के जो डिमांड है वो अलग है। सो उनको एक स्ट्रीमलाइन वे में प्रेजेंट करती है वाया वे ऑफ पॉलिसीज, और वो काम कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टीज।
ठीक है, वो उनको एक स्ट्रीमलाइन करती हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन में क्या क्या चीजों की जरूरत है. सो दैट इज द वर्क ऑफ पार्टीज. नेक्स्ट कम्स द मेकिंग लॉज. अब आप देखिए कानून कैसे बनता है. अभी तक हमने जितनी भी एनसीईआरटी में चैप्टर्स पढ़े हमने देखा है कि गवर्नमेंट कानून बनाती है. ठीक है, एमपीज एमएलएस जो है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और जब वो बिल पास हो जाता है उस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और वो कानून बन जाता है. बट जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी एमपीज पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो जिन पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं पार्टीज की जो नीड्स है या उन्हीं पार्टीज की जो पॉलिसीज है उनके बेस पे लॉ बनाते हैं. उसे कहा जाता है विप. ये विप क्या होता है कि सपोज कोई कैंडिडेट बीजेपी की पार्टी से खड़ा है इलेक्शन के लिए और वो इलेक्शन जीत के एमपी बन जाता है. जब वो पार्लियामेंट पे जाएगा तो जो भी बीजेपी की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की डिमांड है, बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उसके बेस पे ही पार्लियामेंट में काम करेगा. वो होता है विप. ठीक है, आप किसी भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप उस पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से ही काम करेंगे. ठीक है, तो लॉज बेशक एमपीज बनाते हैं, बट एमपी किसकी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं? अपनी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज के. क्लियर है? नेक्स्ट आता है टू फॉर्म एन गवर्नमेंट. ऑब्वियस है कि जब आप पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट अपॉइंट किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टी और जब वो जीतता है और वो सरकार बनाता है तो एक्चुअल में सरकार रिप्रेजेंट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को. ठीक है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीते हैं. तो पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती हैं, पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती हैं, पार्टीज ही पॉलिसीज बनाती हैं, पार्टीज ही लॉज बनाती हैं. ऑल्दो ये काम एमपीज के थ्रू किए जाते हैं, बट दे रिप्रेजेंट ऑल द आइडियोलॉजीज ऑफ पार्टीज. देन रोल ऑफ ऑपोजिशन. ऑपोजिशन कौन सी होती है? वो पार्टी जो सरकार बना नहीं पाती बिकॉज कहीं कुछ प्रोपोर्शन से वो वोटों में लैग कर जाती है, तो वो बनती है ऑपोजिशन पार्टी. अब ऑपोजिशन पार्टी का क्या रोल है? वो रूलिंग पार्टी को, जो भी सरकार अभी रूल में है, उनके कामों पे निगरानी रखती है, और जहां ऐसा लगता है कि वो सरकार, रूलिंग सरकार सही काम नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है, उसकी पॉलिसी से लोगों को नुकसान हो रहा है, तो वो उनके अगेंस्ट आवाज उठाती है, उनसे क्वेश्चन करती है और सरकार को घिरा भी सकती है बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो ऑपोजिशन पार्टी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन, अगर आपको आपकी गवर्नमेंट से कोई शिकायत है, आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पास जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं. आप सबकी नीड्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है ऑपोजिशन पार्टीज. वो क्वेश्चन करती हैं सरकार की उन पॉलिसीज के खिलाफ, उन लॉज के खिलाफ जो लोगों के लिए हानिकारक है. जैसे आप फार्मर्स लॉ की बात करते हैं, वो हुए थे तो ऑपोजिशन पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया था और फाइनली सरकार को वो लॉज, एग्रीकल्चर लॉज वापस लेने पड़े. सो ऑपोजिशन पार्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन कम्स द पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू प्रोवाइड एन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी. अब लोकल वर्कर जो है पार्टी का, उससे मिलना ज्यादा आसान है एज कंपेयर कि मिनिस्टर से मिला जाए. ठीक है, आप सीएम से या एमएलए से या एमपी से उतनी आसानी से नहीं मिल सकते जितना आप आपके पर्टिकुलर लोकल एरिया में रूलिंग पार्टी का अगर कोई वर्कर है उससे मिलना ज्यादा इजी है. तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम उस तक पहुंचाते हैं तो वो इजीली गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचा सकता है. सो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक चैनल की तरह काम करती हैं गवर्नमेंट मशीनरी तक पहुंचने का, गवर्नमेंट तक पहुंचने का, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाने का. सो ये सब रोल जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्ले करती है, एंड दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. फाइन, क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है. अब हम ये जानते हैं कि एक कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए ट्रू डेमोक्रेसी के लिए. पॉलिटिकल पार्टी क्यों होनी चाहिए ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि वो रूल्स भी बनाती हैं, इलेक्शंस भी लड़ती हैं, लॉज भी बनाती हैं, सरकार को भी निगरानी में रखती हैं, गवर्नमेंट मशीनरी को भी असेस करने में हेल्प करती है. तो पॉलिटिकल पार्टी तो जरूरी है. अब कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? अब वर्ल्ड के बहुत सी कंट्रीज में, जैसे हमने चाइना के बारे में पढ़ा था, वो वन पार्टी सिस्टम है, क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी जो है मेजॉरिटी में, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी.
कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो चाइना में है वन पार्टी सिस्टम। बाकी आप कंट्रीज की बात करें जैसे यूएसए या यूके की, तो वहां पे टू पार्टी सिस्टम है, वहां पे दो मेजर पार्टीज होती है। क्लियर? लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे देश में है मल्टी पार्टी सिस्टम। जब हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, हमने जाना था कि डेमोक्रेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है चॉइस। जो वोटर्स हैं, जो वोट डालने वाले हैं, उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो डिफरेंट ऑप्शंस में से चुन सकें। अगर हमेशा उन्हें सिंगल एक ही पर्सन जो है, एक ही पर्टिकुलर पार्टी हमेशा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, तो वो किस तरह से अपने जो नीड्स है उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो चॉइस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो उसी के लिए हमारे देश में है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब जहां पे बहुत सारी पार्टीज एट अ सेम टाइम इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, सो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन मिलती है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अंडर इसका मेंशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की इलेक्शन कंटेस्ट कराना। तो जितनी भी पार्टीज बनती हैं वो उनको रिकॉग्निशन ईसीआई प्रोवाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथ ही वो उनको सिंबल भी देता है, जो वो सिंबल सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, हमारे देश में टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं। 6 देयर आर नेशनल पार्टीज, 57 आर स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टी जो पूरे देश में कहीं पे भी इलेक्शन कंडक्ट कर सकती है, उसकी कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं कि किस तरह से आप नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है? सो देयर आर सम प्रोपोर्शन विच हैज बीन मेंशन्ड, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं अगर किसी पार्टी ने 6% ऑफ वोट, टोटल वोट जीते हैं और एक सीट ली है लेजिस्लेटिव असेंबली में, सो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। तो टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, अ पर्टिकुलर पार्टी शुड win 6% of total vote and 2 seats in legislative assembly. So कोई भी पार्टी 6% ऑफ वोट जीतती है या 2 सीटें जीतती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज्ड की जाती है। और अगर कोई पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 6% ऑफ वोट जीतती है और 4 सीट्स फ्रॉम एनी स्टेट्स, 4 सीट्स इन लोकसभा, तो वो रिकॉग्नाइज होती है एज अ नेशनल पार्टी। ठीक है? सो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए अ पार्टी नीड टू विन एटलीस्ट 6% ऑफ वोट एंड 2 सीट्स इन legislative assembly, and for a national party it should win 6% of vote or 4 seats from any states in a Lok Sabha. So at present हमारे देश में 6 नेशनल पार्टीज हैं और 57 स्टेट पार्टीज हैं। क्लियर? So to all the parties the recognition is provided by the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वही सिंबल भी देते हैं। कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी हैं जो अभी उतनी इलेक्शन नहीं जीत पाई है, उतनी रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिली है, दैट आर कॉल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, और वो अराउंड 2000 के अप्रोक्सीमेटली दीज आर। ठीक है? तो इनको देख के पता चलता है कि हमारे देश में जो है दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है? सिंगल पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, इट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और जब कभी किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, सो दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो उस टाइप की गवर्नमेंट को कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। सो दिस इज गवर्नमेंट जब इलेक्शन जीतने के बाद पार्टीज आपस में जुड़ती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन लड़ने से पहले ही पार्टीज साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड अलायंस ग्रुप। ठीक है? कोलिशन गवर्नमेंट और अलायंस में डिफरेंस आपको क्लियर है? कोलिशन गवर्नमेंट होती है जब इलेक्शन जीतने के बाद पार्टीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं,
इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले जब पार्टीज आपस में मिलती है तो उसे अलायंस ग्रुप कहा जाता है। जैसे अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है वहां पे 2 अलायंस थे, एक एनडीए और एक इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, देन और भी बहुत सी पार्टीज थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी थी। सो इंडिया अलायंस में बहुत सारे पार्टीज जो थी वो मिलकर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। और एनडीए में भी देयर वाज बीजेपी एंड वन मोर पार्टी दैट फॉर्म्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्लियर है अलायंस और कोलिशन गवर्नमेंट का डिफरेंस? ओके, नाउ दीज आर द सम ऑफ द लिस्ट जो आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, ऑल्दो एग्जाम के लिए इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए कितने % वोट होने चाहिए, कितनी सीट होनी चाहिए, और एक स्टेट पार्टी होने के लिए क्या क्राइटेरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू रिमेंबर, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्री से रिलेटेड। क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज challenges to the political parties. What are the challenge to present political party? आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको किस चैलेंज का फेस करना पड़ रहा है? तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ कि पार्टीज में जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो सभी मेंबर्स को नहीं बताए जाते। जो भी पार्टीज के टॉप लैडर में होते हैं, टॉप रैंक्स में होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टीज के, जो लोअर वर्कर्स तक उनकी डिसीजंस को नहीं पहुंचाया जाता। तो इसीलिए देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए, एक पार्टी का सक्सेसफुल होने का सबसे सही तरीका होता है जब पार्टीज के सभी मेंबर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, जब डिसीजन लिया जाए तो सबके वैल्यूज को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। जब सिर्फ पार्टी में 2-4 लोग ही डिसीजन ले रहे हैं और बाकी मेंबर्स तक वो पहुंचा ही नहीं पा रहे, तो वो पार्टी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। पार्टीज में इंटरनल फ्यूड आ जाएगा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो वो मिलकर भी इलेक्शन नहीं जीत पाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की, कि जो भी डिसीजन है इलेक्शंस के, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं पार्टी के थ्रू, वो सब मेंबर्स को नहीं बताए जाते। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब है कि अक्सर पार्टी की जो सुपीरियर पोस्ट होती हैं वो हमेशा डायनेस्टी वाइज दी जाती है। मतलब जो लीडर होगा पार्टी का, उसके बेटे को ही फर्दर चेयरमैन बनाया जाएगा पार्टी का, इररिस्पेक्टिव कि वो उतना रिस्पॉन्सिबल है भी कि नहीं, उसके पास उतनी कैपेबिलिटीज है भी कि नहीं। तो अगर उस पार्टी में कोई न्यू मेंबर्स आते हैं, कोई नए फॉलोअर्स आते हैं जो उस पार्टी को ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं, ज्यादा अच्छा आगे तक लेके जा सकते हैं, उनको ऊपर की पोस्ट पे नहीं बैठाया जाएगा। सिर्फ जो ऑलरेडी चेयरमैन थे उसके बेटे को ही चेयरमैन बनाया जाएगा, या उनके आगे वाली जो रिलेटिव्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, तो नेपोटिज्म जो है वो भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इलेक्शन में देश की जब सरकार बनानी है वहां नेपोटिज्म नहीं आ सकता, वहां पे कैपेबिलिटी चाहिए, क्योंकि कल को जो लोग हैं वो आपको हटा देंगे, वो उस पार्टी को हटा देंगे, क्योंकि उन्हें काम चाहिए, उन्हें वर्क चाहिए, उन्हें कैपेबिलिटी चाहिए, उनको आपका टैलेंट चाहिए कि आप देश को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, ये कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे नेपोटिज्म चलेगा। सो डायनेस्टिक वाइज जो सक्सेशन होती है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विच आर फेस्ड बाय अवर पॉलिटिकल पार्टीज, और रिसेंट हमारी नेशनल पार्टी में वो देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दे आर फेसिंग दैट इज मनी एंड मसल पावर। पार्टीज हमेशा अपनी मनी और मसल पावर यूज करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जो कि देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पैसे का इस्तेमाल करना, पावर का इस्तेमाल करना, प्रोपेगेंडास चलाने, जो ऑपोजिट पार्टीज है उनके बारे में फेक प्रोपेगेंडास चलाने, लोगों को उनके बारे में भड़काना, उसे नीचे लाना, फिर चाहे रिलीजन का यूज करना हो, कास्ट का यूज करना हो, इन सब चीजों का यूज करके इलेक्शन लड़े जाते हैं और दूसरी पार्टीज को नीचे किया जाता है। वो जो पॉलिटिक्स विद प्रिंसिपल की बात है वो यहां लैक कर रही है। देखिए, जब इलेक्शन जीतना है आपने अपने कामों के बेसिस पे जीतना है, दूसरों को कम करके नहीं जीत सकते आप इलेक्शन। फेक प्रोपेगेंडा चला के, पैसे का इस्तेमाल करके, मसल का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। दैट इज द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है,
So this is the major problem which are facing our parties. And fourth is there is lack of meaningful choice. मीनिंगफुल चॉइस, क्योंकि मोस्टली जो आप पार्टीज देखेंगे उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके मैनिफेस्टोज हैं, वो सिमिलर होते हैं। तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। अक्सर मकसद सबका यही है, अपना फायदा करना, अपने जो है बेनिफिट करना, अपनी फैमिली को आगे लेके जाना। तो जब तक पार्टीज जो हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अलग क्राइटेरिया से आगे नहीं बढ़ती, तब तक लोगों को मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, सारी जो है आइदर वन वे और अदर वे, या तो पैसे का इस्तेमाल करती हैं या तो करप्शन को जो है प्रमोट करती हैं। तो एज अ रिजल्ट लोगों के पास मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है। तो किस तरह से इस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है? तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर रिफॉर्म करना है तो सबसे बड़ी जो ताकत है वो है वोटर्स के पास। अगर वोटर्स ये डिमांड करें, वोटर्स उन पार्टीज को वोट ना दें जो प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्शंस को लड़े, तो पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो जाएंगे खुद को चेंज करने के लिए। और इस तरह से चेंजेस लाए भी गए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये मैंडेटरी किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी ये मैंडेट किया है कि जितने भी पार्टीज हैं इलेक्शन लड़ेंगी, उन्हें अपना पूरा प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो है वो देना पड़ेगा। और इसी के थ्रू जो रीसेंट केस हुआ है पूजा खेतकर का, आईएएस ऑफिसर का, वहां पे भी उनकी जो ओबीसी कैटेगरी है उसको इसी तरह से पता लगा पाया क्योंकि उनके फादर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का जो डिटेल है वो इलेक्शन के टाइम पर सबमिट कराया था। सो दिस हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि किसी भी कैंडिडेट ने अगर इलेक्शन लड़नी है तो उन्हें अपना पूरी प्रॉपर्टी का जो है एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ताकि मनी और मसल को कम यूज किया जा सके। साथ ही इंपॉर्टेंट आता है डिफेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है अंडर शेड्यूल 10, अगर कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमपी अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जीतता है, सीट जीतता है, पार्लियामेंट में आने के बाद पहले क्या होता था कि वो पार्टी चेंज कर देता था जस्ट फॉर मनी। अगर दूसरी पार्टी उसे ज्यादा पैसा दे रही है तो वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता था। ठीक है, इसकी वजह से जो है अनस्टेबिलिटी हो रही थी गवर्नमेंट में। सो 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन मेंशन है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई एमपी एक पार्टी से अपनी सीट जीतता है, इलेक्शन जीतता है, तो वो इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता, और अगर वो चेंज करता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा अंडर डिफेक्शन। सो इस वे से भी जो पार्टी है उनको रिफॉर्म किया जा रहा है। फाइन। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस इलेक्शन में कम करने के लिए ये मैंडेट किया है कि हर कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है वो एफिडेविट एक सबमिट कराए रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर उसमें कुछ क्रिमिनल एक्ट्स उस पर कुछ चल रहे हैं, कोई कार्रवाई, कोई जो केस उस पर चल रहा है, तो इसकी पूरी जो जानकारी है वो एक एफिडेविट के थ्रू सबमिट करवाए। ठीक है, साथ ही ये मेंशन किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 33% ऑफ रिजर्वेशन विमेंस को दी गई है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भी इलेक्शन हो रही है तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है इट शुड बी गिवन टू द विमेंस। अगर ये कंपलसरी बना दिया जाए नेशनल लेवल पे भी, तो ये जो चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज के, उसको मिनिमाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर मैंडेटरी बना दिया जाए कि वो कुछ पार्टीज कुछ सीट जो है वो रिजर्व कर दे फॉर द विमेंस, then the scenario could be changed. Recently एक टॉपिक दैट इज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत न्यूज में रहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अबॉलिश कर दिया, जिसमें जो था आप डोनेट कर सकते थे पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द इलेक्शन। डिनोमिनेशन में कर सकते थे अराउंड 1000 की, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की डिनोमिनेशन में पार्टीज को फंडिंग दी जा सकती थी। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ये मेंशन कहीं नहीं था कि कौन पर्सन किस पार्टी को फंड कर रहा है, ये क्लैरिफिकेशन नहीं थी। और इसके थ्रू देखा गया कि बहुत से बिजनेसमैन और बहुत से क्रिमिनल्स ने जो है इलेक्शन को जो है इम्पैक्ट किया। तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया। एंड ये मैंडेट किया गया है कि स्टेट फंडिंग जो है इलेक्शंस की वो स्टेट के थ्रू होनी चाहिए। फाइन।
सो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप देख लीजिए, या फिर जो मनी यूज की जाती है, मसल्स पावर यूज किया जाता है, इसकी वजह से डेमोक्रेसी का जो ट्रू आइडल है वो कहीं पीछे रह जाता है। ऑल दो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोगों के पास चॉइस है, रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस हो रही हैं, लोग वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट जीत रहे हैं, स्टिल ट्रू वे में डेमोक्रेसी जो है अपहेल्ड नहीं हो पाती। और उसे ट्रू बेसिस पे लाने के लिए ही डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन जैसे प्रोविजंस लाए गए हैं, अपनी प्रॉपर्टी का पूरा एफिडेविट देना, क्रिमिनल एक्टिविटीज का एफिडेविट देना, इस तरह के प्रोविजंस लाए गए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी पॉलिसीज को खत्म किया गया है। सो इस तरह से हम और ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम को जो है थोड़ा ज़्यादा और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, जिससे डेमोक्रेसी को आप एक तरह के जो ट्रू उसका मोटिव है उसे आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज चैप्टर। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज पॉलिटिकल पार्टी खत्म होता है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, क्या नीड है पॉलिटिकल पार्टीज की, और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी। और आज की जो पार्टीज हैं, राजनीतिक पार्टीज, उन वो किस किस चैलेंजेस को फेस कर रही है और उन चैलेंजेस को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।